ठीक है, तो जो 6 हमारी एक्सरसाइज है वो होगी स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। इसको करेक्ट कर लीजिए, स्किल्स की जगह स्टेप्स। मैम ये फिफ्थ वाली एक्सरसाइज थी, ओके, फिर सिक्स्थ तो फिफ्थ। दूसरी है मैम। अच्छा ठीक है, तो फिफ्थ एक्सरसाइज कर लीजिए कि स्टेप्स इन एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग। तो एक्सटेंशन की डेफिनेशन हमने देख ली, उसके इनके कंपोनेंट्स देख लिए, और अब हम स्टेप्स पर आते हैं। जो हम पहला स्टेप डिस्कस ही कर रहे थे कि प्लानिंग का होता है, तो वो हम कैसे करेंगे, कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स, यानी जिस ग्रामीण क्षेत्र में, जिस रूरल एरिया में हम काम करना चाह रहे हैं, वहां से हम तथ्यों का जो है वो तथ्यों को एकत्रित करें, जो फैक्ट्स हैं, रियलिटी है, उसको हम डेटा के फॉर्म में कलेक्ट करें। फिर उस डेटा के आधार पर वहाँ की कंडीशन को एनालाइज करें, ठीक है, उसका आंकलन करें कि क्या हमें समझ में आ रहा है देखकर। मान लीजिए हम सिंपल सा होम साइंस का एक एग्जांपल लेते हैं कि एक गांव है, तो वहाँ हम उनका पहले न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए या फैक्ट्स कलेक्ट करने के लिए। कोई ऐसे कह रहा है हम बहुत अच्छा खाते पीते हैं, या हम बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों का, तो सिर्फ उनके इस तरह के हम स्टेटमेंट से हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि हाँ सब ठीक चल रहा है। उसकी रियलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए सबसे पहले हम फैक्ट कलेक्ट करना शुरू करेंगे। वो कैसे कर सकते हैं, उस गांव में जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए वो आंगनबाड़ी पे इकट्ठा होते हैं, या घर घर जाकर इंडिविजुअली हम उनका वेट और हाइट जो है वो लेते हैं, और देखते हैं कि जो बीएमआई है, कोई भी जो हेल्थ इंडिकेटर्स हैं, उसके आधार पर उनका जो हेल्थ का कंडीशन है वो क्या है, मेल नरिशमेंट है कि नहीं, वो अंडर वेट है, ओवर वेट है कि नॉर्मल वेट है, और मेजॉरिटी बच्चों की क्या स्थिति है। तो इस तरह से जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स हो गया। और फिर मान लीजिए जब हमने डेटा वेट हाइट कलेक्ट कर लिया, फिर हमने उसको फॉर्मूले पे रख के बीएमआई निकाली, और उसको एनालाइज किया कि कितने लोग अंडर वेट हैं, बच्चों की क्या स्थिति है, तो वो एनालिसिस हो गया। और मान लीजिए बहुत सारे बच्चे जो हैं उनका वेट कम आया, अंडर नरिश्ड आए, तो हमने समस्या को आइडेंटिफाई कर लिया कि मेल नरिशमेंट की प्रॉब्लम इस गांव में बच्चों में है। सेम मान लीजिए औरतों के का अध्ययन हम कर सकते हैं, आदमियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, और समस्या क्या है उसका पता लगाते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, देन डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स। एक बार जब हमारी समस्या हमारे सामने आ गई, वो परिभाषित हो गई, वो हमें क्लियरली समझ में आ गई, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स बनाते हैं कि हमारा क्या ध्येय रहेगा हमारे प्रोग्राम का, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं। तो हम मान लीजिए जैसे हमने अगर अंडर न्यूट्रिशन पता किया बच्चों में है, तो उसके कारणों का हम पता लगाएंगे। हो सकता है उनकी डाइट में कमी हो सकता है कोई बीमारी ऐसी हो, कुछ जो भी रीजंस हैं उनका हम पता लगाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे कि इतने महीने या इतने साल का हम कार्यक्रम जो है वो रन करेंगे, और लोगों को अवेयर करा के उनका जो है जो न्यूट्रिशन है उसको हम इम्प्रूव कराएंगे। और हमारा ये टारगेट है कि मान लीजिए हमें 70-80% बच्चे अंडर नरिशमेंट पे मिल रहे हैं, तो हमारे उस कार्यक्रम के चलते चलते उसको हम रिड्यूस करके 20-30% कर दें, या बिल्कुल इरेडिकेट कर दें। इस तरह के हम अपने ऑब्जेक्टिव्स गोल्स को निर्धारित करेंगे। डेवलपिंग प्लान ऑफ एक्शन एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। अब हमने ये गोल बना लिया कि हमें ये करना है, इसमें रिडक्शन लाना है, इसमें कमी लानी है, तो इसके लिए हम प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, यानी क्या क्या स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहला कि हमने सबका जो रियलिटी डेटा है वो निकाल लिया। उसके बाद हमने पेरेंट्स को बुलाया, बच्चों को बुलाया, और उनकी काउंसलिंग की कि काउंसलिंग में पहले हमने फिर से डेटा कलेक्ट किया कि वो जो डाइट है उनकी उसमें वो क्या ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ चीजें मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट रिच है या प्रोटीन रिच है या वेजिटेबल्स मिनरल्स का कितना जो है वो बैलेंस्ड फॉर्म है या नहीं है, ये सब हम अपना डेटा कलेक्ट करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर प्लान ऑफ एक्शन बताते हैं कि उनको हम बैलेंस डाइट के बारे में अवेयरनेस देंगे, समझाएंगे। और पर्टिकुलरली अगर प्रोटीन मैलनरिशमेंट है तो प्रोटीन के क्या सोर्सेज हैं वो उन्हें हम बताएंगे। फिर लोकली क्या अवेलेबल है उसका हम पता लगाएंगे, और उनकी जो है डाइट प्लानिंग करेंगे, और उनको स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करने के लिए कहेंगे, ताकि उसके जो जो स्तर है उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो वो हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो जाएगा। तो जो भी समस्या है गांव में उसका एक प्लान ऑफ एक्शन हम बनाएंगे। फिर फॉलो थ्रू प्लान ऑफ वर्क एंड कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन। फिर जो हमने अपना एक प्रोग्राम प्लान किया है, वर्क ऑफ एक्शन प्लान किया है कि क्या क्या जो है स्टेप्स हमें लेने हैं, तो उन स्टेप्स पे काम हो रहा है कि नहीं, और समय के अनुसार जैसा हमने कैलेंडर बनाया है वैसा हो रहा है कि नहीं, इसको हम फॉलो अप करेंगे, चेक करेंगे।
और उसको करने के बाद फिर हम उस स्थिति पे आएंगे कि इवैल्यूएशन ऑफ प्रोग्रेस। हम ये इवैल्यूएट करेंगे कि हम जो डेली उनको अवेयर करा रहे हैं, उनको एजुकेट कर रहे हैं, उनको उनके अंदर बिहेवियर चेंज ला रहे हैं, उसका फायदा पहुंचना शुरू हुआ कि नहीं, उसका रिजल्ट आना शुरू हुआ कि नहीं, तो वो हम इवैल्यूएट करेंगे। मान लीजिए हम फिर से BMI निकालेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट आया है कि नहीं आया है, कितना आया है, इसको हम देख सकते हैं। रिकंसिडरेशन एंड रिवीजन ऑफ द प्रोग्राम, और हमें लगता है कि अगर जितना प्रोग्रेस होना चाहिए, जितना फायदा पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है, तो उसको हम प्रोग्राम को फिर से रिवाइज करेंगे, रिकंसिडरेशन उसका करेंगे कि कैसे इसको हम और इफेक्टफुल या इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो ये हमारे देखिए स्टेप्स हो गए कि कैसे कोई प्रोग्राम जो है वो एक्सिक्यूट किया जाता है, रन किया जाता है, क्या स्टेप्स होते हैं प्रोग्राम प्लानिंग के। तो दिस वाज इन डिटेल हाउ वी प्लान अ थिंग। ये जो है डायग्राम हो गया प्रोग्राम प्लानिंग के स्टेप्स का। डिटरमिनेट वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर, है ना, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स पहला स्टेप, जो तथ्य हैं फैक्ट्स हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे, सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्याओं को आइडेंटिफाई करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को डिटरमाइन करेंगे, प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे, उसका फॉलो अप करेंगे, इवेलुएट करेंगे, और अगर इवेलुएशन में हमें रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलता तो वापस रिवाइज करेंगे प्रोग्राम, फिर फैक्ट्स कलेक्ट करेंगे और फिर ये साइकिल चलती जाएगी। तो ये एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग की साइकिल है जो हम फॉलो करते हैं। क्लियर है सबको स्टेप्स? यस मैम। नेक्स्ट इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग का मीनिंग क्या है कि हम लगातार जो हमारा एक्सटेंशन प्रोग्राम है, ये नहीं लिखना है पर इसको हम लोग क्योंकि थ्योरी में है हमारे, तो एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा। तो मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग इज अ कंटिन्यूअस पीरियोडिकल रिव्यू एंड सर्वेलेंस बाय मैनेजमेंट एट एवरी लेवल ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एक्टिविटी टू एंश्योर दैट इनपुट डिलीवरीज, वर्क शेड्यूल्स, टारगेट आउटपुट्स एंड अदर रिक्वायर्ड एक्शन आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू प्लान। तो मॉनिटरिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक तरह से कंटिन्यूस रिव्यूइंग करते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी, जो हमने एक अपना जो है वर्क टास्क बनाया था, वो समय से जैसा हमने प्लान किया था वैसे वैसे उसको हम एक्सिक्यूट कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उसका क्या जो भी फीडबैक आ रहा है, तो इन सभी चीजों को जब हम रिव्यू करते हैं, देखते चलते हैं साथ साथ में पैरेलली, तो दैट इज कॉल्ड एज मॉनिटरिंग, जो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है प्रोग्राम प्लानिंग का, एक्सटेंशन प्रोग्राम का। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप मॉनिटरिंग के बाद क्या आता है? इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन, द टर्म इवैल्यूएशन इज रिलेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड वैल्यूरी व्हिच मींस स्ट्रेंथ ऑफ, फ्रॉम वैल्यूअर कम्स द वर्ड वैल्यू मीनिंग वर्थ और क्वालिटी ऑफ समथिंग। तो जो प्रोग्राम हमने एक्सिक्यूट किया उसकी क्वालिटी क्या रही, मतलब कितना हद तक वो इम्प्रूवमेंट या बिहेवियर चेंज ला पाया, तो हम उसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं, यानी कितने लोगों को उसने इम्पैक्ट किया, और क्वालिटेटिव एनालिसिस भी करते हैं कि कितने डेप्थ तक वो इम्पैक्ट कर पाया। तो इन दोनों का हम मूल्यांकन करेंगे, इवैल्यूएशन करेंगे, और हमें ये पता चलेगा कि प्रोग्राम हमारा कितना सक्सेसफुल रहा। इवैल्यूएशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे इनफॉर्मल और फॉर्मल इवैल्यूएशन, ठीक है, आप इससे परिचित हैं, डिस्कस कर चुके हैं। कैजुअल एवरीडे इवैल्यूएशन, सेल्फ चेकिंग इवैल्यूएशन, डू इट योरसेल्फ इवैल्यूएशंस, ये सब इजी, आप एक बार रीडिंग करिए, अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा। एक्सटेंशन स्टडीज, साइंटिफिक रिसर्च, तो ये सारे तरीके हैं जिसके द्वारा हम किसी चीज को इवैल्यूएट कर सकते हैं। फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशंस, ये देख लेते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है और समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है। जब हम स्टेप बाय स्टेप, यानी अगर हम जो हमारे क्या कह सकते हैं स्टेप्स हैं उनको ब्रेक कर दें, स्पेसिफिकली करें, यानी वन बाय वन करें एक एक उसके पैरामीटर को, तो वो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो जाता है। Attempts to identify and remedy shortcomings during the development state of the program. Formative evaluations are conducted before program completion, more particularly during program implementation. Such evaluation provides everyday feedback on program weakness, which can also be modified or adjust the remaining stages of the program. तो जो हमारा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है वो पैरेलली साथ साथ चलता है। जैसे मान लीजिए हमने आपको पढ़ा रहे हैं, तो हमने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद हमने सबका फीडबैक लिया कि बताइए भाई आपको समझ आया कि नहीं आया। उसके बाद हमने आपसे क्वेश्चंस पूछे और आपने क्या गेन किया ये एनालाइज करने की कोशिश की।
तो वो मेरा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हो गया। फिर नेक्स्ट यूनिट हमने आपको पढ़ाई, फिर हमने आपसे पूछा, फिर हमने आपको एनालाइज किया, आपको इवैल्यूएट किया कि आपको समझ आया कि नहीं आया, तो दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। और समेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है कि वो प्रोग्राम एंड होने के बाद ओवरऑल जो है हम अब देख रहे हैं कि वो कितना सक्सेसफुल रहा या नहीं रहा, या जो भी उसका इम्पैक्ट रहा। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं उसका इम्पैक्ट प्रोग्राम एंड होने पर, दैट इज समेटिव इवैल्यूएशन। और प्रोग्राम पैरेलली जब चल रहा होता है इनिशियल स्टेजेस पर, प्लानिंग की स्टेज पर, तब उसको हम फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। तो एक तरह से हमें दोनों तरह के इवैल्यूएशंस करने चाहिए, क्योंकि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हमें हेल्प करेगा कि मान लीजिए अगर हम गलत जा रहे हैं तो हम बहुत एक हम कह सकते हैं स्टार्टिंग लेवल पर ही अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हैं, अपनी प्लानिंग में बदलाव ला सकते हैं और उसको सही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। और जो समेटिव है वो हमें ओवरऑल हमारा इम्पैक्ट बताता है प्रोग्राम का, और हेल्प करता है आगे प्लान आउट करने के लिए किसी भी चीज को। ongoing and ex post evaluation. ongoing evaluation is like कि हमने प्रोग्राम एंड होने पर भी अपना जो इवैल्यूएशन का प्रोसीजर है उसे खत्म नहीं किया, यानी प्रोग्राम ओवर होने के बाद भी उस चीज को वो लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं, वो बिहेवियर चेंज जो है उस सोसाइटी में परसिस्ट लगातार कर रहा है कि नहीं। अदरवाइज फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा, है ना, कि हमारी जाती है वो चीज अगर खत्म हो जाए तो वो जो पोस्ट इफेक्ट है उसको भी, जैसे कि हम अभी कोविड में पढ़े ना, पोस्ट इफेक्ट्स ऑफ कोविड पढ़ते हैं कि कोविड से ठीक होकर घर वापस भी आ गए, तो हम कह रहे हैं अभी भी कुछ लोगों को वो चीज इम्पैक्ट कर रही है हेल्थ स्टेटस पर, मेंटल स्टेटस पर। तो आफ्टर जो इफेक्ट है प्रोग्राम का, उसको जब हम इवेलुएट करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, तो वो ऑनगोइंग एंड एक्स पोस्ट इवेलुएशन कहलाता है। Advantage क्या है evaluation का? It helps to establish a benchmark the situation at the start of the program. It shows how far our plans have progressed. It shows whether we are proceeding in the right direction. It indicates effectiveness of a program. It helps to locate strong and weak points in any program. It improves our skills in working with the people. It helps to determine priorities for activities in plan of work. It brings confidence and satisfaction to our work. तो ये सारे फायदे हैं evaluation के। तो ये एक्सरसाइज आई थिंक अब आप लोग कर लेंगे, ये हम आपके साथ शेयर कर लेंगे और इसको डाल लीजिएगा, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, जो आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ओके मैम। तो मैं अभी आपको शेयर कर दे रही हूँ ताकि आपको कर लें। ठीक है, नेक्स्ट जो है उस एक्सरसाइज उसको लिख लीजिए, 6th एक्सरसाइज, एक्सप्लेन डिफरेंट यस मैम। explain different extension teaching methods. Explain different extension teaching methods. ये लिंक हमने आपसे शेयर कर दिया है और इसको हम लोग काफी डिटेल में आपके साथ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दो आधार पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, एक है अकॉर्डिंग टू देयर यूज, जिसमें हमने इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट डिस्कस किए थे, जिसमें हम जो रूरल एरियाज हैं फार्म विजिट करते हैं, होम विजिट करते हैं, टेलीफोन का प्रयोग करते हैं, लेटर्स का, इंडिविजुअली किसी भी व्यक्ति को कॉन्टैक्ट करके जब हम सिखाते हैं, बताते हैं। और ग्रुप कॉन्टैक्ट इज जब हम ग्रुप में जाकर कोई एक समूह को कोई डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, कोई चीज सिखाते हैं, बताते हैं, चाहे हम पोस्टर का उपयोग करें, चार्ट का उपयोग करें, या फ्लैश कार्ड्स का उपयोग करें, या फील्ड ट्रिप पे जाकर एक सारे किसानों को इकट्ठा करके कोई चीज हम डिमॉन्स्ट्रेट करें और बताएं, तो वो ग्रुप कॉन्टैक्ट हो गया। और मास कॉन्टैक्ट आपको पता है, हमने लीफलेट सर्कुलर्स बांट दिए या टीवी रेडियो पे कोई एक प्रोग्राम कर दिया, तो ये मास कॉन्टैक्ट मेथड्स हो जाते हैं। और इसी तरह से जो उनका फॉर्म है उसके आधार पर भी हम उन्हें डिवाइड करते हैं, रिटन फॉर्म्स, स्पोकन फॉर्म्स एंड ऑब्जेक्टिव और विजुअल फॉर्म्स। तो ये आई थिंक हम काफी डिटेल में टीचिंग मेथड्स आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी रहेगी उसमें आप ये सारे टीचिंग मेथड्स डिस्कस करेंगे और लिखेंगे। इसका लिंक ऑलरेडी शेयर्ड है, और एक्सटेंशन प्रोग्राम, स्टेप्स ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लानिंग, वो हम आपसे शेयर कर देंगे।
ठीक है, तो 6 एक्सरसाइजेस हमारी क्लियर हो गई। यस मैम। आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं है। ये 6 एक्सरसाइजेस जो है वो आप लोग कर लेंगे। असाइनमेंट्स मुझे सबके मिल गए हैं, वेरी गुड, सबने कंप्लीट कर लिया है। जी। So now we'll be now focusing on the practical exercises and we hope कि coming week तक इसको भी हम लोग complete कर लें।